नमस्कार दोस्तों, ये हमारा रिवर सीरीज़ का चौथा और आखिरी वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था वो हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने पूरा गंगा रिवर के बारे में देखा था एंड थर्ड वीडियो जो था हमारा वो ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जितना भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसमें राजस्थान का भी एरिया कवर करेंगे, मध्य प्रदेश का भी कवर करेंगे, 3 जो मेजर हमारी रिवर्स हैं उनको कवर करेंगे और फिर लास्ट में छोटा नागपुर पठार से जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं वो कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें कवर करने के साथ हम PYQ भी करेंगे, जिससे कि हमने जितना भी पढ़ा है इतनी क्लासेस में वो हम कर पा रहे हैं, उन जो पढ़ाई की है उसके बदौलत हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं, हमारा जो अगली नदी है राजस्थान की नदियों की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था माउंटेन वाली सीरीज जब कर रहे थे तो हमने देखा था कि आपका अरावली की जो श्रेणियाँ हैं वो शुरू होती हैं दिल्ली से और इस तरीके से ये आगे जाती हैं गुजरात के उत्तर पूर्व तक। तो यहाँ से जो एक मेजर रिवर निकलती है वो है लूनी नदी। ठीक है, ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है और इस तरीके से कच्छ के रण में जाती है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि ये इतना जो पोर्शन है ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इस हिस्से में जो है आपका वो है आपका कच्छ की खाड़ी और यहाँ पर जो है वो है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ये लूनी नदी यहाँ जाती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कच्छ करण है, यहाँ पर जितना भी मार्शी लैंड है, दलदली एरिया है, तो ये नदी इसी दलदली एरिया में विलुप्त हो जाती है, यानी सागर या किसी खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये हमारी पहली नदी हो गई। दूसरी नदी जो है वो साबरमती रिवर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका उदयपुर जिला है राजस्थान का। इसी उदयपुर जिले में है एक झील जिसका नाम है डेबर झील। तो यहीं से पास से साबरमती रिवर निकलती है और जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो यहीं आपका जो है साबरमती आश्रम, इसी रिवर के आगे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये नदी आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ती है और ये जाके खंबात की खाड़ी, इसमें इस खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, फिर हमने माउंटेन्स की सीरीज़ में ये नदी भी देखी थी कि यहाँ से आपकी बनास नदी निकल रही है इस जगह से और यहाँ से जो चंबल नदी निकलती है विंध्यन श्रेणी से इस तरीके से, तो यहीं बनास की नदी ज्वाइन करती है इस पॉइंट पे। तो ये 3 प्रमुख नदियाँ हमें ध्यान रखना है बनास नदी के बारे में, राजस्थान की नदियों के बारे में। पहला लूनी नदी, दूसरा साबरमती और तीसरा बनास नदी। आगे की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम विंध्यन श्रेणी जब पढ़ रहे थे, इस तरीके से हमारी विंध्यन श्रेणी है, इसके नीचे सतपुड़ा है, यानी 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको हम पूरे को नाम सतपुड़ा देते हैं। सतपुड़ा कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ से जो जितनी भी नदियाँ निकल रही थी, चाहे वो चंबल नदी हो, बेतवा हो, वो सारी नदियाँ हमने उस वीडियो में देख ली थी कि उत्तर प्रदेश में किस जगह में जाके मिल रही है। जैसे आपकी जो चंबल नदी है वो इटावा में मिलती है जाके, इसके बाद बेतवा नदी है, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है, फिर केन नदी आपकी बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है उत्तर प्रदेश के। वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, तो इन नदियों पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हम चलते हैं सीधे नर्मदा नदी के बारे में। तो जब मैंने पर्वत का श्रृंखला जब हम लोग देख रहे थे तो ये हमने देखा था यहाँ पर कि सतपुड़ा जो श्रेणी है इसका जो लास्ट पॉइंट है, या सतपुड़ा और विंध्यन श्रेणी का जो मिलन बिंदु है वो है अमरकंटक। मैकाल माउंटेन है, मैकाल, और मैकाल में ही आपका है अमरकंटक। ठीक है, तो इसी अमरकंटक से आपकी इस नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है और ये आगे की तरफ बढ़ती है और इस तरीके से जाके ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा भी हुआ है कि अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। भरूच एक प्रमुख शहर है इस जगह। तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि भड़ौच सिटी जो है गुजरात की वो किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी। अब जैसे कि हम शुरू से देखते आए हैं जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों में जो प्रमुख डैम या बांध बने हैं उनको भी हम देखते आए हैं। तो सबसे पहला है आपका बरगी बांध। तो ये यहाँ पर जबलपुर पड़ता है। ठीक है, तो जबलपुर में ये बरगी बांध बना हुआ है। इसका जो आधिकारिक नाम है, औपचारिक नाम है, वो है रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। फिर दूसरा इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर ये दोनों जो आपके हैं वो खंडवा जिले में है मध्य प्रदेश के। तो ये दोनों एक ही जगह हैं। यहाँ पर आपका खंडवा जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का और दोनों यहीं पर है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी के साथ साथ ये तीनों मध्य प्रदेश में भी हैं।
फिर आगे सरदार सरोवर, गुजरात में आपका सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक बार साफ करके फिर से देख लेते हैं। बाकी जो सारी नदियां थी ऊपर की विंध्य श्रेणी से निकलने वाली, वो हमने पिछले वीडियो में मतलब पहले देख चुके हैं। यहाँ से जो नदी है वो है मुख्य नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी निकल रही है अमरकंटक, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकल रही है। और यहाँ पर प्रमुख बांध है बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर। ये 3 डैम जो हैं आपके मध्य प्रदेश में है, ये आपका गुजरात में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये नर्मदा नदी के बारे में हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अगली नदी जो है वो तापी नदी। ठीक है, तो जब हम लोग माउंटेन्स का देख रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ जो आपका है वो बैतूल पठार है। ठीक है, तो ये बैतूल पठार भी है और बैतूल जिला भी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इसी जिले से आपकी तापी नदी निकलती है और ये भी आगे नर्मदा के समानांतर बहती है और आगे जाके यहाँ पर गिरती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और प्रमुख नदी है जो कि विंध्य श्रेणी से निकल रही है, माही नदी। अब बचपन से आप माही नदी के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे कि ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बस इस तरीके से देखिए कि ये माही नदी है और ऐसे आके आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है और आपकी यहाँ से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ करके, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 बार काट रही है। अब इन 3 रिवर जो हमने पढ़ा अभी, सबसे पहले नर्मदा, तापी और माही, ये 3 नदियाँ। अब ये 3 नदियाँ आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से जा रही हैं, यानी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी से नर्मदा जा रही है, विंध्य से आपकी माही निकल रही है और बैतूल पठार से आपकी तापी नदी निकल रही है। तो ये तीनों जो नदियाँ हैं वो कंकड़ पथरीली जगह से जा रही हैं, यानी इनके साथ बालू या सैंड जैसी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये डेल्टा नहीं निर्माण करती हैं। दूसरा रीज़न क्या है, जो पश्चिमी घाट है वो सीधी ढलान है, तो यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं तीनों, ये डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी, जिसको हम बोलते हैं ज्वार नदमुख, उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। खैर, आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और चूंकि यहाँ खाली मैप लगाया गया है, खाली मैप इसीलिए लगाया गया है ताकि आप खुद से इन रिवर्स की प्रैक्टिस कर सको, आप खुद से देख सको कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किस जगह वो बांध है। क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है यहाँ पर, नदियों वाला, पर्वतों वाला, बांधों वाला, जलप्रपात वाला, झीलों वाला, ये सारे टॉपिक्स आपको याद कितनी भी बार कर लो वो आप भूल ही जाओगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार याद करो, फिर भी आप देखोगे एग्जाम टाइम पे नहीं याद आ रहा होता है, गलत ऑप्शन हम टिक कर देते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमें मैप में जब हम खुद ही लोकेट करेंगे तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। आप कितने भी एनिमेशन वीडियो देख लो, वो देखने में बड़े अच्छे लगेंगे, बट आपको उससे चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं याद रहेंगी। खैर, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं करते हैं डिस्कस। हम चलते हैं जो हमारी अगली नदी है, गोदावरी रिवर। ठीक है, अब गोदावरी रिवर को पहले पढ़ने से पहले हमने देखा था कि जब हम सतपुड़ा वाला सारा सब कुछ देख रहे थे पर्वत की श्रेणी में, तो हमने देखा था यहाँ ग्वालीगढ़ रेंज है, इसी के नीचे आपकी अजंता रेंज है, अजंता के नीचे आपकी सतमला रेंज है। इस जगह सतमला के नीचे आपका बालाघाट है, बालाघाट के नीचे हरिश्चंद्र, यहाँ महादेव और यहाँ आपका महाबालेश्वर। ठीक है, इसी जगह। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर कहाँ हो रहा गोदावरी का उद्गम, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आपका जैसे मैंने बताया कि ये आपका है सतमला और यहाँ पर आपका है बालाघाट। ठीक है, यहीं बीच में जो जगह है, उस जगह पर जो शहर है वो है नासिक। ठीक है, कौन सा सिटी है, नासिक। और यहीं आपकी पश्चिमी सह्याद्री में, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं यहीं पर। यहाँ पर जो स्थान है वो है त्र्यंबकेश्वर। अब आपको लगेगा ये त्र्यंबकेश्वर नाम तो बहुत सुना है लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता। तो ये क्या है कि जो भी हमारे ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, आस्था का केंद्र है। तो यहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर निकलती है, तो हम निकालते हैं इस नदी को। ठीक है, तो इस तरीके से निकलने के बाद आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये एंटर करती है तेलंगाना को लगभग 20% ऊपर हिस्सा से काटते हुए, देन इसके बाद में लगभग ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में सीमा बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर जो कि पुदुचेरी जगह है, तो यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक तो आसान थी। अब सवाल पता है कहाँ से बनते हैं? सवाल बनते हैं इनकी सहायक नदियों से। और सहायक नदियाँ क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उन नदियों के नामों से हम बहुत ज़्यादा मतलब परिचित नहीं होते हैं, तो हम कितना भी याद कर लें वो भूल जाते हैं। तो मेरी क्या ट्रिक रही है कि तीनों नदियों के बारे में जितनी भी इनकी सहायक नदियाँ हैं वो हम ट्रिक से देखेंगे। तो मेरा एजेंडा ये है कि ट्रिक्स मैंने बनाई हैं, और आई थिंक वो ट्रिक आप एक बार ढंग से थोड़ा इमेजिन करके याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे उन ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम नदी देखते हैं, नदी पर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना है, बांध बना है तो वो देखेंगे, इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है दूधना नदी। ठीक है, तो ये आपकी दूधना नदी है, औरंगाबाद। अब औरंगाबाद नाम नहीं है, अब इसका जो नाम बदल के कर दिया गया है, महाराष्ट्र में एक जिला था औरंगाबाद, उसका नाम बदल के कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, तो ये औरंगाबाद से आपकी दूधना नदी निकलती है। सहायक नदियों को मैं रेड मार्क से करता हूँ। यहाँ पर आपका औरंगाबाद है इस जगह, और यहाँ से आपकी दूधना नदी निकलती है। ये आगे बढ़ ही रही होती है, तभी ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये अजंता की श्रेणियाँ हैं। अजंता की श्रेणियों से एक नदी निकल कर आती पूर्णा। ठीक है, ये पूर्णा, और इसी पूर्णा में ये दूधना नदी मिल जाती है। तो मैं अगर इनकी नंबरिंग करूं तो नंबर 1 दूधना, नंबर 1 दूधना, नंबर 2 पूर्णा, नंबर 2 पूर्णा। ठीक है, जैसे इसमें आगे भी लिखा है कि अजंता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो है प्राणहिता। ठीक है, अब ये प्राणहिता कहाँ से निकलती है? अब प्राणहिता अपने आप में एक नदी नहीं है, ये 3 नदियों का संगम है। वेनगंगा, ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है, लगभग यहाँ पर है आपका सिवनी जिला। ठीक है, और तो यहाँ से वेनगंगा निकल रही है, रेड पेन से इसको निकालते हैं, वेनगंगा। ठीक है, फिर है वर्धा, ये मध्य प्रदेश के बैतूल, मैंने यहाँ पर बताया था कि बैतूल पहाड़ है। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर, तो यहाँ से निकल रही है आपकी वर्धा नदी, और यहाँ से आपकी जो नदी निकल रही है इस जगह से, वो है पेनगंगा। जब ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जा रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी नदी, इन तीनों का एक बार नाम ढंग से याद कर लीजिए, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा। ये तीनों नदी जब आपस में मिल जा रही हैं तो ये लगभग इस तरीके से आपकी आगे आके गोदावरी मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन तीनों कंबाइंड जो नाम हो जाता है वो होता है प्राणहिता। तो ये तीसरे नंबर की जो नदी होगी वो प्राणहिता, और ये तीसरे नंबर की नदी प्राणहिता। आपको ये इसकी तीनों की ट्रिब्यूटरी नहीं याद रखनी है कि वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। मतलब वैसे चांसेस बहुत कम है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इस पीपीटी में और इस पीडीएफ में रहेगा, तो आप इसकी जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएंगे उस टाइम पर। अब जिसकी और महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है वो इंद्रावती रिवर। ठीक है, तो इंद्रावती कहाँ से निकल रही है? इंद्रावती रिवर निकल रही है उड़ीसा के कालाहांडी से। ठीक है, और महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य की सीमा पर या गोदावरी से जाके मिल जाती है। तो लगभग जो ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा का यहाँ कालाहांडी जिला पड़ता है, और यहाँ से ऐसे निकल के और इस तरीके से आगे जाके ये मिल जाती है गोदावरी रिवर से। इंद्रावती नदी गोदावरी से जाके इस तरीके से मिलती है, तो इसको हम दे देते हैं 4 नंबर, इंद्रावती नदी, और ये हो गई इंद्रावती। अब इसके बाद 2 और नदियाँ हैं, सबरी और सिलेरू। तो आपकी जो सबरी नदी है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है सबरी, और सिलेरू नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश है ना, तो यहाँ पर है सेलूरू। तो इसको ये मतलब दोनों ही हो गई नदियाँ, सबरी ये है वाली है सबरी, और ये सिलेरू है। तो ये टोटल आपकी 6 नदियाँ हो गई। अब इनको ट्रिक से कैसे याद करने हैं, तो आप इमेजिन करिए कि ठीक है, सबरी, हमने लास्ट नदी पढ़ी सबरी, सबरी के नाम से कौन से दिमाग में आपका कैरेक्टर याद आ रहा है? आपको जाहिर सी बात है कि रामायण के सबरी कैरेक्टर आपको याद आया होगा, जिन्होंने भगवान श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे। ठीक है, बेर झूठे तो क्या ही थे, उनकी मंशा तो साफ थी कि भाई कोई कड़वा बेर या कोई खट्टा बेर ना निकल जाए, इस वजह से उन्होंने खुद ही पहले चख लिया था। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इसको हम ट्रिक में कैसे अप्लाई करेंगे कि जब ये चीज़ भगवान इंद्र और भगवान उनके, मान लीजिए उनके, इमेजिन कर लीजिए कि उनके भाई हैं इंद्र और उनके भाई हैं प्राण,
जब ये चीज़ पता चली कि हाँ सबरी ने ऐसा कुछ किया है, तो उन्हें लगा कि ठीक है, हम भी जाके सबरी से मिलेंगे। और आपको एक चीज़ और इमेजिन करनी है कि सबरी की एक छोटी बहन है सिलेरू। तो दूध पीकर उन्हें लगा कि नहीं यार, चलने से पहले हम आकाशलोक से आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। तो दूध पीकर प्राण और इंद्र सबरी और सिलेरू से मिले। एक बार अपने मन में इस ट्रिक को रिवाइज कीजिए कि दूध पीकर प्राण और इंद्र सबरी और सिलेरू से मिले। दूध पीकर प्राण और इंद्र सबरी और सिलेरू से मिले। ठीक है, तो दूध से आपकी दूधना, पीकर प्राण पूर्णा, ठीक है, इंद्र से इंद्रावती, मतलब दूध पीकर पूर्णा, प्राण से प्राणहिता, सबरी से सबरी और सिलेरू से सिलेरू। तो ये ट्रिक होगी बाएं तट की नदियाँ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है गोदावरी की, अभी और भी चीज़ें हैं। तो अब हम देखेंगे दाएं तट की नदियाँ। ठीक है, तो एक बार फिर से हम गोदावरी नदी को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि हमने देखा था इस जगह से ऐसे निकल के और इस टाइप से जाके ये था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली नदी है दरना, ठीक है, ये नासिक जिले के महाराष्ट्र से उद्गम हो रहा है, यहाँ से इस टाइप का। फिर दूसरी है प्रवरा या अहमदनगर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पहले जो बात की थी वो औरंगाबाद की थी, ये अहमदनगर यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलती है दूसरी नदी। ठीक है, फिर है मंजीरा। ये जो मंजीरा नदी है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से होकर बहते हुए मध्य पूर्वी क्षेत्र में गोदावरी से मिलती है। तो ये जो है ये बेसिकली इस टाइप से ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मंजीरा। और मंजीरा में ही जो फेमस डैम है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, निज़ाम सागर बांध है और सिंगूर बांध है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, निज़ाम सागर और सिंगूर। मंजीरा के ही बगल में मन्नेर नदी बहती है। ठीक है, तेलंगाना के पूर्वी छोर, यहाँ पर आप ऐसे, ये मन्नेर नदी। तो ये आपकी हो गई 4 नदियाँ। ये दाएं तट की नदियाँ हैं, बाएं तट की नदियाँ हम पहले पढ़ चुके थे। तो अब इसकी भी एक ट्रिक देख लेते हैं। तो जब भगवान श्री इंद्र आते हैं सबरी से मिलने, तो सबरी से पूछते हैं कि आप भगवान श्री राम से मिले, आपका कैसा अनुभव है। तो वो सबरी बोलती हैं, ना डर है, ना डर है, ना परवाह है, अब तो पूर्ण मनोरंजन है मन में। डर से दरना, परवाह से प्रवरा, मनोरंजन से मंजीरा, मन में मन्नेर। ओके, सो ये आपकी ये नदियाँ हो गई। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गई। ट्रिक भी देख ली, यहाँ पर बने हुए डैम भी देख लिए। अभी हमने सहायक नदियों पर बने हुए डैम देखे, कुछ डैम आपके अलग भी हैं, वो हम आगे देख लेंगे। फिलहाल अब हम आते हैं अपनी तीसरी नदी, मतलब गोदावरी के बाद दूसरी नदी जो प्रमुख नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जैसे कि लंबाई 1400 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 है। तो ध्यान रखना, कृष्णा नदी से लंबी गोदावरी नदी है, इसी वजह से इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। खैर, तो हम आते हैं कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? कृष्णा नदी का उद्गम हो रहा है महाबालेश्वर से। ठीक है, पश्चिमी घाट के पास से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि हरिश्चंद्र रेंज है। ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज, महादेव रेंज, महाबालेश्वर रेंज, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके बताई थी मैंने आपको। तो अभी इसको मिटा देते हैं। तो ये महाबालेश्वर से आपकी कृष्णा रिवर का उद्गम होता है। ठीक है, और कृष्णा रिवर आपका ये मान के चलिए सतारा जिला महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर आपका सतारा जिला पड़ता है। ठीक है, सतारा जिले से दक्षिण पूर्व की तरफ ये नदी आती है और इस टाइप से होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है। यहाँ तेलंगाना में आपका, तेलंगाना में के पास इस सीमा पर कुर्नूल जिला है। फिर लगभग काफ़ी आगे तक ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में सीमा बनाते हुए इस तरीके से मुड़ के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फिर आप वापस से आते हैं कि कौन सी इसकी बाएं तट की नदियाँ हैं। तो भीमा, तो यह सबसे लंबी बाएं तट की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम आपका ये मान के चलिए कि जो पुणे जगह है, पुणे लगभग मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर है पुणे, तो इसका उद्गम यहीं से होता है। तो रेड पेन से ड्रॉ करते हैं इसको। भीमा नदी का उद्गम हुआ और ये आगे जाके कर्नाटक में मिलती है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि लंबाई के हिसाब से भी ये लंबी दिख रही नदी। तो इसमें जो है उज्जनी बांध या भीमी सिंचाई परियोजना इस नदी पर है। फिर दूसरी जो प्रमुख नदी है वो मूसी नदी है। ठीक है, मूसी नदी तो आप हमेशा इतिहास में पढ़ते ही रहते होंगे। तो इस टाइप से मूसी नदी मिलती है इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। और यहीं पर मूसी नदी में आपका है हैदराबाद सिटी, जो कि तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद सिटी है मूसी नदी। और देन एक जो दूसरी नदी है वो है पालेरू नदी। तो ये आपकी पालेरू नदी है जो इस तरीके से तेलंगाना में ही बहती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ ये नदी आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा नदी आ रही है, थोड़ी सी सीमा बना रही है, तो इसलिए ये दोनों ही जगह आके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर इसका हिस्सा तेलंगाना में। अब मन्नेरू नदी, ठीक है, यह नदी मुख्य रूप से आपके आंध्र प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसी के पूर्वी साइड आपको मन्नेरू रिवर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ हम जो कर रहे थे अभी तक कि हमने ट्रिक से याद करनी है इन चीज़ों को, क्योंकि आप एक दिन दो दिन तो याद रहेगा, दूसरे दिन आप फिर से भूल जाएंगे इन सारी चीज़ों को। तो हमें क्या है, ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। तो फिर से यहाँ पर जो मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है, तो आप याद करो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो इनको आप भगवान कृष्णा से जोड़िए। ठीक है, एक कृष्णा है और उनके सामने भीम है। भीम का आप बोल सकते हो उनका कोई दोस्त है मूसा। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने भीम और मूसा को एक जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी है कि कोई बच्चा है युद्ध के मैदान में और वो बच्चा दूसरी साइड का है, लेकिन फिर भी अपनी नैतिकता बनाए रखने के लिए युद्ध में बूढ़े बच्चे इनकी देख रेख सेवा इनकी हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं भीम और मूसा, तुम पालने में इस मुन्ने को देख रहे हो ना। ठीक है, भीम और मूसा तुम पालने में इस मुन्ने को देख रहे हो ना। इमेजिन करना है कि हाँ एक युद्ध का मैदान है और भगवान श्री कृष्ण भीम को ये आदेश दे रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगेन। ठीक है, भीम, भीमा, मूसा, मूसी, पालने में, पलेरू और मुन्ने, मुनेरू। तो ये आपकी बाएं तट की चारों नदियाँ हो गई। इस तरीके से देखते हैं हम दाएं तट की नदी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम कृष्णा नदी को ड्रॉ करते हैं और हम निकालते हैं महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर से निकालने के बाद इसको महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही है कर्नाटक होते हुए। ठीक है, कर्नाटक के बाद ये थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश को टच करते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बाउंड्री बनाते हुए, और लगभग इस जगह आपका ये नदी गिर जा रही है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि दाएं तट की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो पहली है कोयना। ठीक है, कौन सी नदी, कोयना नदी। तो कोयना ये आपकी महाराष्ट्र से ही निकलती है। बहुत छोटी छोटी ये नदियां हैं, तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर कोयना, कोयना के बाद जो रिवर है वो वेन्ना, और वेन्ना के बाद जो है ये आपका कोल्हापुर रीजन है ये। ठीक है, तो कोल्हापुर की चप्पलें आप देखते रहते होंगे ना। तो ये आपकी है वेन्ना पंचगंगा। तो यहाँ पर ये पंचगंगा हो गई। ठीक है, फिर एक है दूध गंगा, इसी के साइड में यहाँ पर दूध गंगा भी हो गई, जो कि कर्नाटक में आके मिल रही है गोदावरी को। फिर है घाट प्रभा, ये इस जगह से आके ऐसे कृष्णा नदी में मिल रही है। और फिर है इसके बाद मालप्रभा, इसी के समानांतर मालप्रभा भी यहाँ मिल रही है नदी। ठीक है, और फिर जो एक प्रमुख नदी है घाट प्रभा, मालप्रभा, फिर है तुंगभद्रा ये नदी। तो तुंगभद्रा आपको पता ही है कि कर्नाटक के साउथ से लगभग यहाँ से आपका इस जगह से तुंग और भद्रा नाम की दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तुंग और भद्रा, और ये जाके आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुरनूल जिला है इस जगह, यहाँ पर तुंगभद्रा नदी मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, कोयना नंबर 1, वेन्ना, फिर पंचगंगा, फिर दूध गंगा, फिर हमने देखी घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तो ये 7 नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं और यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है। तो फिर एक बार कोशिश करते हैं कि 7 नदियों को याद करते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। तो जैसे हम कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं, तो हमें इमेजिन हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में करना है। तो कृष्ण भगवान युद्ध में आए थे, युद्ध में भीम और मूसा को सलाह देकर या उनसे सवाल पूछ के चले जाते हैं और फिर जाके बंसी बजाने लगते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं। तो कान्हा की वेणु
मतलब बांसुरी सुनकर 5 गायों ने घाट और माल, माल मीन्स जो भी खाना वाना खा रही थी, गाय जो खाना खा रही थी वो माल मान के चलिए, वो माल त्याग दिया। अब कान्हा से कोयना, बेड़ू से वेन्ना, ठीक है, 5 पंचगंगा से 5 गंगा, ठीक है, फिर घाट प्रभा और माल प्रभा। ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये आप ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा। जो नदी है उस नदी से ही संबंधित हम प्रसिद्ध चीज़ों को हम याद रखेंगे और उसी से संबंधित मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है। होपफुली आप अगर इस ट्रिक पर थोड़ा भी काम करते हैं, थोड़ा भी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप नहीं भूलेंगे। फिर से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये हमें याद नहीं रहता है। तो मैंने भी बहुत रिसर्च करके और चीज़ों पर काम करके मतलब काफ़ी एक ट्रिक बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। और ट्रस्ट में ये ट्रिक जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको कहीं पर भी इंटरनेट में नहीं मिलेंगी, ये मैंने खुद से ही तैयार किए हैं, ठीक है। अच्छा, कृष्णा नदी पर और भी था कि अब हम इसमें देख लेते हैं प्रमुख बांध। अभी तक इसके पहले जो बांध देख रहे थे तो उनकी सहायक नदियों पर बांध बने हुए थे। जो पर्टिकुलर कृष्णा नदी पर ही जो बांध है हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो बांध है वो नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, लगभग इस जगह, रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर पहला बांध है आपका नागार्जुन सागर बांध। दूसरा है श्रीशैलम बांध, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला और तेलंगाना के नागर कुरनलूर जिले में है। तो कुरनूल जिला मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इस जगह आपका आंध्र प्रदेश का कुरनूल जिला है, तो ये हो गया। फिर अलमाटी डैम है, ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में, तो यहाँ पर लगभग बीजापुर की जगह है, तो ये हो गया अलमाटी डैम। और इसी के आगे आपका नारायणपुर डैम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 डैम के नाम याद रखने जो कृष्णा नदी पर है। आप नारायणपुर डैम को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये अलमट्टी डैम, श्रीशैलम डैम और तेलंगाना, ये 3 आपको पता ही होने चाहिए नदियों के किस नदी पर बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर तीसरी नदी की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कावेरी नदी। अच्छा, कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे आखिरी प्रमुख नदियों में से एक है। तो कावेरी नदी की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है, आप देख रहे होंगे कि इस जगह आके आपका ये हिस्सा बड़ा पतला सा हो जाता है, तो ट्रिब्यूटरी बहुत छोटी छोटी हैं। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए नहीं है, लेकिन बस हमारे लिए जो जानने की ज़रूरत है वो है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख नदी है वो हम पहले तो प्रमुख नदी को ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रह्मगिरी, हमने जब पर्वतमाला पढ़ी थी तो हमने देखा था यहाँ पर ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और कावेरी नदी का उद्गम होने के बाद में ये लगभग तमिलनाडु के तंजावुर से इस टाइप से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो सहायक नदियों पर देखा जाए तो सबसे पहली है हरंगी, ठीक है। तो और थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। तो पहली जो नदी है वो है हरंगी, इसको रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। हरंगी कर्नाटक में ज्वाइन करती है, बाएं तट की सहायक नदी है। फिर हेमावती है, ये पहली हो गई, ये दूसरी नदी हो गई। सिमसा नदी भी आपकी कर्नाटक में ही ज्वाइन करती है, ये तीसरी नदी हो गई। और तमिलनाडु और यहाँ की सीमा पे आपको चौथी नदी है अर्कावती, ठीक है। तो अब सोचिए कावेरी एक माँ है, ठीक है, कावेरी माँ है और कावेरी के 2 बच्चे हैं, हरि और हेमा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें थोड़ी सी इसमें चेंज करेंगे हम थोड़ा सा। तो कावेरी अभी फ़िलहाल उसी पर आते हैं। कावेरी एक माँ है, उस माँ के 2 बच्चे हैं, हरि और हेमा, और इन दोनों ने जिद कर दी कि भाई हमें तो शिमला जाना ही जाना है, ठीक है। तो कावेरी क्या बोलती हैं घर पर कि भाई हरि और हेमा ने शिमला में आकर ही अकरावती, इसको आकर शिमला में आकर ही सांस ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जाकर, इसको कर लीजिए आकर। तो ये हो गया ट्रिक आपकी कावेरी नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ। तो अब दाएं तट की देखते हैं। दाएं तट में भी काफ़ी सारी नदियाँ हैं, एक बार फिर से कावेरी नदी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दाएं तट में जो है वो आपकी हो गई लक्ष्मण तीर्थ पहली, फिर काबनी, कबानी पर ही काबनी बांध है, ठीक है। फिर स्वर्णवती, भवानी, ये 2 नदियाँ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपके रेड पेन से ड्रॉ कर लेते हैं, स्वर्णवती, भवानी, ठीक है।
और फिर इसके बाद जो है नोइल नदी, और फिर लास्ट में आपकी अमरावती रिवर। अमरावती में अमरावती बांध है। तो कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती, ये डायरेक्ट की सहायक नदियाँ हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि लक्ष्मण ने किसी कैबिन में सुवर्ण यानी सोने की भवानी की मूर्ति में नया अमर वस्त्र पहनाया। तो लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ हो गई, केबिन में कबानी हो गई, सोने की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है? भवानी की मूर्ति है। तो सोने की मूर्ति यानी स्वर्णवती, भवानी यानी भवानी, नया से न्यू या नोएल, ठीक है, और अमरावती से अमर वस्त्र पहनाया, ऐसा वस्त्र पहनाया कि जो सालों साल चलेगा। तो ये हो गई आपकी डाय। तो मेनली हमारी जो मेजर रिवर थी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वो हो गई। उसके बाएं तट दाएं तट की सहायक नदियाँ थी, वो भी हो गई। और हाँ, इसमें शायद कावेरी नदी के डैम भी बाकी हैं। तो ये है, डैम देख लेते हैं पहले। तो ये आपका सबसे फेमस जो डैम है वो है मेट्टूर डैम, ठीक है। ये कहाँ है? ये आपके तमिलनाडु के सेलम ज़िले में है। तो यहाँ पर आपका है सेलम ज़िला तमिलनाडु में। तो यहाँ पर है मेट्टूर डैम। फिर है कलनई बांध, इसे क्या बोलते हैं? ग्रैंड एनिकट या त्रिचुरापल्ली, इसके ट्रिची भी बोलते हैं आजकल शॉर्ट फॉर्म में, और तंजावुर के बीच में है, कावेरी नदी पर बना है। सबसे पुराने बांधों में से एक है। चोल राजा करिकालन ने 2री शताब्दी यानी सेकेंड एडी, कितना पुराना है? बहुत पुराना है। तो यहाँ पर आपका ये है, इस जगह ट्रिची है, इस जगह तंजावुर है, तो इसके बीचों बीच है, तो इसको 2 नंबर दे दीजिए। फिर तीसरा है कृष्ण सागर डैम। कृष्ण सागर डैम का है कर्नाटक के मैसूर। यहाँ पर ये कर्नाटक है आपका और यहाँ पर मैसूर है, तो इसको 3 नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डैम कावेरी नदी के आपको याद रखने हैं। कौन सा? मेट्टूर डैम, कलनई डैम और कृष्ण सागर डैम, ओके। तो अब हमारा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी दाएं तट की नदियाँ, बाएं तट की नदियाँ, इनमें जो फेमस डैम है वो सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं विद ट्रिक। आप इस वीडियो को एक बार और सुनिएगा, और इसमें जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। खाली मैप है, इस खाली मैप में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से वो रिवर ड्रॉ करना है। आप बेशक कितने भी वीडियोज़ देख लें, बट वो चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहेंगी। तो कुल मिला के हमारा जो था पोर्शन, तो इंडिया का हमने एक तरीके से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश वाला कवर किया, सॉरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान के मध्य प्रदेश, और इसके पहले हम बाकी चीज़ें तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कर चुके हैं। यहाँ आपकी हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हम कर चुके हैं। अब हमारे जो रह रहा है वो इस रीजन की नदियाँ रह रही हैं, तो इस रीजन की भी नदियाँ हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले है महानदी, ठीक है। तो महानदी के बारे में देखते हैं। तो महानदी के बारे में जैसा लिखा है कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, इस जगह रायपुर है, ठीक है। और इसका धमतरी जिला, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये है धमतरी जिला, ठीक है। तो धमतरी जिले से महानदी का उद्गम होता है, और ये पहले नॉर्थ की तरफ चलती है। ऐसे ध्यान रखना है कि ये रायपुर से नहीं जा रही है, ये नदी रायपुर के पूर्व से निकल रही है, और यहाँ पर उड़ीसा में प्रवेश करती है। जैसे उड़ीसा में प्रवेश करती है, यहाँ हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड जलाशय है। हीराकुंड जलाशय के बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब इसके भी हमें देखनी है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, पहली है शिवनाथ, ठीक है। नंबरिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अभी तक। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने शुरुआत से सिंधु नदी से लेकर अब तक जितनी भी ट्रिब्यूटरी पढ़ी हैं, सब एक क्रम में पढ़ी हैं, और जिस क्रम में ट्रिब्यूटरी है उसी क्रम में हमने ट्रिक बनाने की भी कोशिश की है। तो वो सिर्फ ट्रिक आपको ये नहीं बताएगी कि उसकी कौन सी सहायक नदी है, बल्कि ये भी बताएगी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वो है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस चेंज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो प्रमुख नदी है वो है शिवनाथ, ठीक है। तो शिवनाथ जो नदी है वो आपकी निकल रही है इस जगह से, और यहाँ पर आके, मतलब रायपुर जो सिटी है ये दोनों नदियों के बीच में है। तो यहाँ पर हो गई, इसको पहला नंबर दे देते हैं, तो ये हो गई शिवनाथ नदी। फिर दक्षिण उत्तर के साइड से आती है हसदेव नदी, हसदेव नदी पर ही है हसदेव बागो बांध और दर्जी बोल रहा हूँ, दर्री बैराज, ये 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तीसरी कौन सी नदी है? तीसरी है आपकी मांड नदी, रेड पेन से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये मांड नदी, ठीक है। फिर चौथी कौन सी है? वो है आपकी इब नदी,
ठीक है। तो इब नदी आपकी कहाँ बह रही है, ये बह रही है आपकी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाउंड्री के बीच में, ये वाली, ये इब नदी है, ठीक है। और ये है आपकी मांड, तीसरा नंबर ये मांड, चौथी ये इब। तो ये 4 नदी हो गई। इसकी भी एक ट्रिक है, बस ये लास्ट ट्रिक है, इसके बाद नहीं है क्योंकि अब ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं। तो जैसे कि ये महानदी है, ठीक है। महानदी को आप इमेजिन कर लो माँ पार्वती से, ठीक है। माँ पार्वती से इमेजिन कर लो कि ये पार्वती है और इनसे भोले बाबा महादेव इनसे रूठे हुए हैं, ठीक है। तो पार्वती महादेव से बोलती हैं कि शिवनाथ या शिवनाथ, शिवनाथ हंस दो। तो ये पहली, आप इसको चेंज भी कर ले सकते हैं, यहाँ से इनको यहाँ पर कर सकते हैं, शिवनाथ, शिवनाथ हंस दो, शिवनाथ हंस दो, मान भी जाओ, मान भी जाओ इब। हरियाणवी लैंग्वेज में क्या, हरियाणवी लैंग्वेज में अब को इब बोला करते हैं, इब, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि इस ट्रिक को ऐसे कर लीजिए, शिवनाथ हंस दो और मान भी जाओ इब। तो इससे तो आपकी ये चारों हो गई, हंसदेव, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब। बस 3 छोटी छोटी और नदियां हैं, वो हम इन्हीं में ही देख लेते हैं। जोंक यहाँ नीचे साइड से दाएं तट की है, ठीक है। जोंक, ओंग और तेल, तो ये 3 नदियां हैं। बस इनका बहुत छोटी नदियां हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ भी सकते हैं सवाल, तो हमें बस पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे, अगर इसको भी करना है तो इसके लिए भी तो आप एक ट्रिक यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोक, ओंग, तेल। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा ज्योत, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ पार्वती ने शिवनाथ को बोला कि शिवनाथ हंस दो, मान भी जाओ विभ, और शिवनाथ यानी महादेव हंस दिए, और फिर इसके बाद माँ पार्वती ने ज्योत चलाई। तो ये हो गई आपकी ज्योत से जोक, ओंग और तेल, 3 नदियाँ हो गई। तो हमारी मेजर रिवर्स खत्म हो चुकी हैं। अब प्रमुख अच्छा हाँ, ये ट्रिक लिखी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नदियाँ। अब हमारी और बस थोड़ी सी 3-5-7 नदियाँ हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमें देखना है। तो सबसे पहली नदी कौन सी है, वो है सुवर्ण रेखा, ठीक है। तो आपका ये झारखंड का रीजन है, ये आपका झारखंड है। झारखंड में रांची के पास है, रांची का पठार। तो आपकी यहाँ पर रांची कैपिटल है इस जगह, यहाँ रांची के पठार से। अच्छा, इसको स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके रेतीले किनारे से सोने के कण पाए जाते थे, ठीक है, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा बोलते हैं। इसकी 2 सहायक नदी भी हैं, खरकाई, कांची और करकारी, ठीक है। और इस नदी पर चांडिल बांध और गुलूडीही बराज बने हैं, ठीक है। फिलहाल हम स्वर्ण रेखा नदी को पहले निकालते हैं। तो ये स्वर्ण रेखा नदी आपकी यहाँ रांची के पठार से इस तरीके से आते हुए बाउंड्री बना रही है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में। तो ये स्वर्ण रेखा नदी हो गई। अब दूसरी नदी कौन सी है, वैतरणी नदी, ठीक है। तो वैतरणी नदी उड़ीसा के गोनासिका गुप्तेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी गिरने से पहले ब्राह्मणी नदी में मिलती है। तो यहाँ से आप वैतरणी नदी आपकी निकल रही है, ठीक है। इतना ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद ब्राह्मणी नदी, यहाँ से आपकी 2 नदियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक है शंख, इनकी पहले इसको ऐसे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये शंख, ठीक है, शंख, और ये है दक्षिणी कोयल, ठीक है। इसका नाम है क्या है, दक्षिणी कोयल। अब ये 2 नदियों का संगम होता है, ठीक है। संगम ये होता है आपका उड़ीसा के ही राउरकेला में, इस जगह राउरकेला है, राउरकेला में संगम होता है। इसके बाद ये नदी कहलाती ब्राह्मणी, और ये आगे चलती भितरकनिका, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका में प्रवेश जब करती है तो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इससे नदी मिलती है वैतरणी, ठीक है। कौन सी नदी मिल रही है, ये मिल रही है आपकी वैतरणी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रमुख नदियाँ। इसके पहले हमने महानदी को तो देख ही लिया है कि यहाँ से ऐसे निकल के महानदी ऐसे आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख नदी है वो है ऋषिकुलिया नदी, ठीक है। तो ये ऋषिकुलिया जो नदी है वो भी आपके उड़ीसा से निकल रही है यहाँ से, और गंजाम एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ऋषिकुलिया हमेशा वो टर्टल्स के लिए फेमस रहती है, तो करंट अफेयर्स का कभी देखेंगे तो उसमें हम वो चीज़ देखेंगे। इसके बाद 2 और नदियाँ हैं, वंशधारा और नागावली, ठीक है।
तो ये वंशधारा क्या नदी, ये आंध्र प्रदेश से निकलती है इस जगह से, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये वंशधारा हो गई, ठीक है। और यहीं पर आपकी नागावली, ये थोड़ा सा जूम कर लीजिए, तो ये वंशधारा, ये नदी, ये नागावली, तो ये हो गई वंशधारा और ये हो गई नागावली। तो फाइनली हमारा ये खत्म हुआ। अब भी पिछले कुछ देर में जो हमने नदियाँ पढ़ी हैं, तो हम इस पर आए हुए क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। शुरुआत में बन ने बताया था नर्मदा और ताप्ती की नदी के बारे में, क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो पश्चिमी घाट की ढलान सीधी है, ठीक है, ये ढलान जो है वो सीधी ढलान है। फिर जो अधिकांश नदियां हैं, चाहे वो गुजरात की मांडवी नदी हो या और नदियां हो, तो वो क्या है, कंकड़ पत्थर से होकर जा रही हैं, ठीक है, तो अपने साथ अवसादों को नहीं लेकर जा रही हैं, जिसकी वजह से डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और नीचे क्या है कि ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। जाहिर सी बात है, ये कारण है उसके पीछे का, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसका दोनों सही और सही व्याख्या करता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए। फिर क्या है अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो हमने देखा कि पहले जो गोदावरी थी, तो वो भी इस तरीके से काफ़ी सारी नदियां मिल रही हैं और बंगाली खाड़ी में गिर रही है। फिर कृष्णा नदी, उसमें भी इस तरीके से नदियां मिल रही हैं, बंगाली खाड़ी। और फिर हमने देखा कावेरी, लेकिन ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर, तो हाँ हमने देखा था कि हमने जब देखा था कि ये विंधन है, ये सतपुड़ा है, ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल रही है, तो ये भी सही है, मतलब इसका भी ए हो जाएगा। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत के बीच में बहती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, भ्रंश घाटी से बहती है। तो मतलब ये भी क्वेश्चन सही है। मतलब अब आप देख रहे होंगे ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू आपके एग्जाम में इस प्रीलिम्स को निकालने में कितना इंपॉर्टेंट रोल रख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे। अमरकंटक से नदी से कौन सी नदी का होता है, सेम क्वेश्चन। पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो यही आ जाएगा। तापी नदी हमने देखा था कि बैतूल पठार से निकल रही है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए, ठीक है, ब्रह्मगिरी से, ठीक है। भारतीय नदियों में कौन सी एस्चुरी बनाती है, अगेन सेम क्वेश्चन, तापी नदी। इन नदियों में से किसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है, तो गोदावरी सेकेंड नंबर पर, इंडिया की बड़ी नदी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं, ठीक है। तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा स्वर्ण रेखा कहाँ से निकल रही है और ब्राह्मणी कहाँ से निकल रही है, तो ये झारखंड, और झारखंड में तो पूर्वी घाट है नहीं है। पूर्वी घाट से कौन सी निकल रही है, ये हमने देखा था, आंध्र प्रदेश और नागावली और वंशधारा। वापस से देख लेते हैं जाके, ये देखिए, ये नागावली और ये वंशधारा। तो आप देख रहे हैं, मतलब ये छोटी छोटी जानकारी भी हमारे काम आती हैं। अगर हमें नहीं भी पता होता, इन दोनों नदियों के बारे में नहीं भी पता होता, तब भी हम इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। पूर्वी घाट से निकलती हैं तो 2 और 4। अच्छा, IAS का सवाल इसलिए थोड़ा सा टफ है। फिर निम्नलिखित में कौन सी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो भीमा, तेल, ये हमने देखा था। इसके बारे में ट्रिक क्या देखी थी कि ज्योति जलाई, जोक, ओंग, इब, नहीं सॉरी तेल, ज्योति जलाई, तो हमने देखा था ना, टी से क्या था, तेल। और बाकी ये तो हमने देखा ही है कि उनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये हो गया। फिर है लूनी नदी के बारे में कि यह बहकर खंबाती खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। नहीं, हमने शुरुआत में देखा था कि ये नहीं मिल रही है। या कच्छ की प्रायद्वीप खाड़ी में, या कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, नहीं। या पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु नदी, ये भी गलत है। या कच्छ के रन में दलदली भूमि में, शुरुआत में हमने देखा था कि मार्शी लैंड में विलुप्त हो जाती है, तो ये सही होगा। तो अब इसमें देखिए कि जितना भी हमने पढ़ा है और जितने भी PYQ आए हैं, हम 100% यानी 100% PYQ सॉल्व करने में सक्षम है, लायक हैं उसके। तो इसी तरीके से आगे भी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और होपफुली अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे। इसके साथ सारी की सारी PYQ ख़त्म कर देंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप PCS के एग्ज़ाम तक लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको PYQ का सलूशन मिल रहा है, बल्कि PDF मिल रही है।
और इस पीडीएफ में जितना कंटेंट है आप चाहें वो किसी भी बुक में देख लीजिए, मतलब नो डाउट वो एनसीईआरटी उठाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें तो बहुत सारा कंटेंट होगा, लेकिन अगर सिर्फ यूपी पीसीएस के पर्पज से बनाई गई है तो उससे ज़्यादा ही कंटेंट मैं इस पीडीएफ में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक कलरफुल तरीके से है, मानचित्र के साथ है, जिसमें आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए कारगर रहने वाली हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखा हो आपने 1% भी, तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है वो चीज़ मुझे बताइएगा। हालांकि ज्योग्राफी की सीरीज़ तो हमारी शुरू रहेगी, लेकिन फिर भी अगला ज्योग्राफी को कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए।